नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के 5 प्रसिद्ध क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चढ़ाई कर लगाया था। दिल्ली किस सुल्तान ने चढ़ाई कर लगाया था। इसमें 4 ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, हमने इंग्लिश के अभ्यर्थियों के लिए भी क्वेश्चन तैयार कर दिया, जो कि इंग्लिश के अभ्यर्थी होंगे वो भी क्वेश्चन को देख लेंगे। अब हम इसका अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चढ़ाई कर लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आवास कर और चढ़ाई कर लगाया था। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बरनी के अनुसार दुधारू पशुओं पर कर लगाया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। एक अन्य कर करी या करही, जो जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। अलाउद्दीन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि के वास्तविक आय पर राज भूमि के वास्तविक आय पर राज सुनिश्चित किया और उपज का आधा भाग जमींदारी शाही कोषागार में भेजकर शेष आधे में चराई और दूसरे कर चुकाने के बाद जमींदार को पहले आराम और निश्चिंतता का जीवन बिताते थे। अब भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आप सब जानते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो उसकी जो नीति थी हमेशा कठोर नीति थी। और उसने क्या किया, जो उसका कर था, कर को सुनिश्चित किया, राजाओं के लिए सुनिश्चित किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और उपज का आधा भाग जमींदारी शाही कोष में भेजकर शेष आधे पर चराई और दूसरे पर कर चुकाने के बाद जमींदार जो पहले आराम और निश्चिंतता का जीवन बिताते थे। पहले जमींदार एक आराम की ज़िंदगी जीते थे, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने यह नियम लाया तो सारे के सारे उनका धाराशायी हो गया। अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था। 1857 का किस विद्रोह प्रारंभ किया था। इसमें 4 ऑप्शन है, 34 नेटिव इन्फेंट्री, 19 नेटिव इन्फेंट्री, 27 नेटिव इन्फेंट्री और 29 नेटिव इन्फेंट्री। तो आपका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों? 19 नेटिव इन्फेंट्री राइट आंसर है। अगर हम बात करें, 19 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था। और 1857 के विद्रोह के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक विद्यमान थे, परंतु सीधे तौर पर इसका मुख्य कारण क्या है? अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण था। जो अंग्रेज थे भारतीय जनता पर गजब का शोषण करते थे, आप सब जानते हैं। इस बटालियन का विद्रोह चर्बी युक्त कारतूस को लेकर हुआ था, जो इस क्रांति का तत्कालीन कारण था। आप सब जानते हो, जो चर्बी युक्त कारतूस था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है इस विद्रोह के कारण होने का, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगर हम बात करें, 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इस घटना ने चिंगारी कार किया और मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी। आप सब जानते हैं। कालांतर में जब बाद में पूछताछ हुई तो ये बात सही साबित हुआ कि जो बंदूक होती थी इसमें चर्बी कारतूस का प्रयोग किया गया था। गाय और सुअर की चर्बी इसमें प्रयोग की गई। दोस्तों, आप सब जानते हैं, यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिएगा, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे एक मोटिवेशन है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग इसमें बताएं कि वॉइस कैसी है हमारी, और भी इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, और भी कौन सी चीज़ें ऐड कर पाएंगे हम वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें, जबकि जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया था। और जो आपका 27वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल की थी, जिसने पेशावर के विद्रोह किया था, जो कि निशास्त्र विद्रोह रहा, जो कि 27वीं नेटिव इन्फेंट्री थी बंगाल में हुआ था, वह निशास्त्र विद्रोह रहा था। और जो 29वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल बटालियन ने मुरादाबाद में विद्रोह किया था। जो बंगाल में बटालियन ने 29वीं इन्फेंट्री बंगाल बटालियन ने मुरादाबाद में विद्रोह किया था। आप लोग यहाँ तक अच्छे से नोट कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। तो आप लोग यहाँ तक इसे अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी ये छोटी छोटी जो प्रश्न होती है ना, हमेशा बहुत भयानक रूप ले लेती है आपके एग्जाम में। बहुत सारे डाउट्स आते हैं मन में, कौन सा सही होगा, कौन सा नहीं होगा। तो हमने सोचा इसका कंसेप्ट के सहित आपको समझाया जाए, लेकिन आप वैसे समझदार हैं तो आप सब सारी बातों को जानते हैं। लेकिन हमारा एक उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, एक अच्छे आपकी जो इच्छा हो, जो आपके ड्रीम हो, आप उसे फुलफिल करें, आपका जो सपना है उसे आपका साकार हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा। अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न राशियों की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे। इसमें 4 ऑप्शन है, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब।
तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या है, जहांगीर इज़ द राइट आंसर। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और इंग्लिश वाले भी इसे देख लेंगे जो इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं। अब चलिए अब हम इसका अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं जो जहांगीर के सिक्के कैसे चलाए थे। तो अगर हम बात करें, मुगल शासक जहांगीर ने विभिन्न राशियों की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे। जहांगीर के समय में भी अकबरकालीन सिक्के चलते रहे। जब जहांगीर शासक था तो वो अपने पिता का सिक्का चलाता रहा। कौन? जहांगीर। मुगल काल में जहांगीर के सिक्के कला की दृष्टि से सबसे उत्तम माने जाते हैं। जो जहांगीर के सिक्के थे कला की दृष्टि से सबसे उत्तम माने जाते हैं। सर्वप्रथम उसने सलीमी सिक्के तैयार करवाया। सबसे पहले जो जहांगीर था वह सलीमी सिक्के तैयार करवाया और फिर उसने क्या किया, जहांगीर के विचित्र प्रकार के सिक्के मिलते हैं, उसने अपने सिक्कों पे अपनी आकृति अंकित कराई, यानी अपनी फोटो अंकित करवाता है। कौन? जहांगीर। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। अपने आकृति युक्त सिक्के जारी कौन करता है? जहांगीर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। उसके कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां अंकित था, उसकी रानी का नूरजहां। आप सब जानते हैं नूरजहां के लिए कितना फिदा था जहांगीर, आप सब जानते हैं। अगर हम बात करें, उसके एक सिक्के पर हिंदू राशि के चक्र चिन्ह खुदे मिले हैं। हिंदू राशि के चक्र चिन्ह खुदे मिले हैं। उस पर राशियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह जैसे शेर हो गया, भेड़ हो गया, वृश्चिक हो गया, तुला हो गया और योद्धा के चित्र खुदे मिले हैं जहांगीर के सिक्के। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जहांगीर जो था अपने पिता का सिक्का चलने दिया था। अपने शासनकाल में अकबरकालीन सिक्के चलवाया और उसने आकृति युक्त सिक्के चलवाए, रानी प्रकार के भी सिक्के चलाए। कौन? जहांगीर चलवाता। जैसे गुप्त पीरियड में नहीं होता था राजा रानी प्रकार से, उस प्रकार जहांगीर ने भी चलवाया था। जबकि शाहजहां काल में दाम और रुपए के बीच एक अन्य सिक्के का प्रयोग होने लगा जो कि आना कहलाता था। रुपए में 16 आने होते थे। रुपए में 16 आने होते थे। आप लोग दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा। मुगल काल में रुपए में 16 आने होते थे शाहजहां काल में। औरंगजेब सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। जो औरंगजेब था सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया और उसने उसी पर मीर अब्दुल बाकी शहनाई द्वारा रचित पद को अंकित करवाया। बल्कि उसने मीर अब्दुल बाकी द्वारा रचित शहनाई रचित को अंकित करवाया था। कौन? औरंगजेब करवाता। अकबर ने अपने समय में मुद्रा प्रचलन में काफ़ी सुधार किया था। आप सब जानते हैं अकबर ने अपने समय में मुद्रा प्रचलन में काफ़ी सुधार किया था। इसके सिक्के अधिकांश हिंदू देवी देवताओं को प्रतिमाओं से भी अंकित मिलते हैं। आप सब जानते हैं अकबर अंतिम समय में अपने 50वें वर्ष क्या करता है, वह राम सियक सिक्के चलवाता है। आप सब जानते हैं राम सियक सिक्के कौन चलवाता है? अकबर चलाता है। अकबर के सिक्के काफ़ी महत्वपूर्ण माना, जैसे मुहर हो गया। अकबर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्का था मुहर, काफ़ी प्रचलन में था। कौन? मुहर सिक्का। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक इसे नोट कर लिए होंगे। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इतिहास में उत्तर आधुनिक विचारधारा का प्रणेता किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर 3 फूको इज द राइट आंसर। आप यहां तक से नोट कर लीजिएगा। इतिहास में उत्तर आधुनिक विचारधारा का प्रणेता किसे माना जाता है? फूको को माना जाता है। दोस्तों फूको आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इतिहास में उत्तर आधुनिक विचारधारा का प्रणेता किसे माना जाता है? पोस्ट मॉडर्न को किसे माना जाता है? फूको को माना जाता है। अगर हम बात करें इतिहास में उत्तर आधुनिक विचारधारा का प्रणेता फूको को माना जाता है। उत्तर आधुनिक दार्शनिक माइकल फूको का जन्म 1926 में फ्रांस में हुआ था। ज्ञान और ताकत के बीच संबंधों पर उनका दार्शनिक विवेचन बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर आधुनिकता यह मानकर चलता है कि समय और परिस्थितियों के साथ साथ सभी विचार और धारणाएं बदलती रहती हैं। उत्तर आधुनिकतावाद क्या सोच होती है कि समय के साथ साथ विचार और धारणाएं बदलती रहती, इसलिए सब कुछ भी सार्वभौमिक नहीं होता है। इसका तात्पर्य है एक शब्द का अर्थ भी समय और परिस्थितियों के हिसाब से अलग हो सकता है। अगर हम बात करें जो उत्तर आधुनिकतावाद का जो अर्थ होता है समय और परिस्थितियों के हिसाब से अलग हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक से नोट कर लिए होंगे। फूको को उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर आधुनिकतावाद के सिद्धांत के बारे में, कितने इसमें होते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद की प्रकृति क्या होती है? उत्तर आधुनिकतावाद समाज और इतिहास के वर्तमान पक्ष के फैलाव को महत्व देता है। जो उत्तर आधुनिकतावाद होता है वह हमेशा प्रेजेंट को देखता है, पास्ट को नहीं देखता। उत्तर आधुनिकतावाद क्या होता है? प्रेजेंट को देखता है, प्रेजेंट का माहौल कैसा है, इसको कैसे सुधार किया जाए। उत्तर आधुनिकतावाद तर्कसंगत व्यवस्था पर बल देता है। उत्तर आधुनिकतावाद लॉजिकल होता है। उत्तर आधुनिकतावाद विविधता पर बल देता है। उत्तर आधुनिकतावाद विविधता पर बल देता है। दोस्तों उत्तर आधुनिकतावाद असमग्रता और विशेषीकरण को मानता है। यह स्थानीयकरण, आत्मपरकता एवं अभिव्यक्ता को अपना लक्ष्य मानता है। दोस्तों आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे और इसके डाउट्स भी क्लियर कर लिए होंगे। उत्तर आधुनिकतावाद आप झुकोगे नहीं पुष्पा की तरह। उम्मीद करता हूँ आपके सारे एग्जाम इस बार आप फोड़ रहे हो, 2023 सिर्फ आपका है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। उत्तर आधुनिकतावाद समाज व इतिहास के वर्तमान पक्ष को फैलाव को महत्व देता है। दोस्तों अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी शानदार होने वाला है। 1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमशः कौन थे?
1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमशः था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? मालवा और असीरगढ़ आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें अकबर का पहला आक्रमण 1561 में मालवा के विरुद्ध था, जिसकी राजधानी सारंगपुर थी। वहां का शासक बाज बहादुर था। कारण क्या है इसका? अकबर का अजमेर और ग्वालियर पर अधिकार के बाद उसकी सीमा का मालवा तक पहुंचना। जो अकबर क्या कारण था? अकबर का अजमेर व ग्वालियर पर अधिकार के बाद उसकी सीमा का मालवा तक पहुंचना और मालवा के बाद गुजरात और दक्षिण के विजय सरल हो। अगर हम बात करें 29 मार्च 1561 को अकबर ने सेनापति आदम खान और सहायक पीर मोहम्मद के नेतृत्व में सेना भेजी। उसने सारंगपुर पर आक्रमण किया और उसके नृशंस अत्याचार से वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया, जिससे पीर मोहम्मद को पराजित होकर भागना पड़ा। वहां की जनता विद्रोह कर देती है, जिससे पीर मोहम्मद को पराजित होकर भागना पड़ा था। अकबर ने पुनः अब्दुल उज़्बेक को भेजा, जिसने मालवा पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह पराजित हुआ और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर फिर से अब्दुल्ला उज़्बेक को भेजता है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। अकबर मालवा पर दूसरा किसको भेजता है? अब्दुल उज़्बेक को भेजता है। आप लोग यहाँ इसे नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है ये। अब्दुल उज़्बेक को भेजता है कहाँ? मालवा पर भेजता है और अब्दुल उज़्बेक बहादुर शाह पराजित करता है। बहादुर शाह पराजित होता है इस युद्ध में और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। बाज बहादुर नहीं था जो काफ़ी संगीतज्ञ भी माना जाता है, वो बाज बहादुर। अगर हम बात करें दोस्तों, अकबर का अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ था। आप सब जानते हैं इसका। हमने एक असीरगढ़ पर एक क्वेश्चन बनाया था सिक्कों को लेकर, उसका वीडियो डाला हुआ है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। खान देश दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था, इसलिए राजधानी बुरहानपुर थी। राजा राजा अली खान, जिसने 1596 स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन अली खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मीरन बहादुर गद्दी पर बैठा और उसने क्या किया? वह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने सोचा कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन असीरगढ़ किले में सुरक्षित कर लिया। फिर 1601 में खान ए आजम मुर्तजा खान थड्डा के जानी बेग के नेतृत्व में किले पर घेरा डाला। घेरा कई माह तक चला। अंत में विवश होकर मीरा ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर अकबर जो अंतिम असीरगढ़ का किला अकबर जीत जाता है 1601। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और इसका जो एक्सप्लेन है, इसका आपको पूरा फोटो या PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अगर खुलता है तो देख लीजिएगा आप, नहीं तो हिस्ट्री DKY पे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन होता है दोस्तों। ज़िंदगी उसकी नहीं जो ज़िंदगी से घबराते हैं, ज़िंदगी उसके जो ज़िंदगी से टकराते हैं। आप 2023 को फोड़ रहे हैं, 2023 सिर्फ आपका है। 2023 आपका इंतजार कर रहा है कि सारे बच्चे आएँ, मुझे एक्सेप्ट करें, अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो एक फ्रेंड कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके दोस्त हैं। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।